हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। बच्चों कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 11th बायोलॉजी का बैच स्टार्ट कर दिया था और इसमें से बहुत सारे लेसन आप लोग को राहुल सर पढ़ा रहे थे और उन्होंने कुछ लेसन मुझे भी दिए थे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको जो सेल डिविजन वाला टॉपिक है वो पढ़ाया था और फिर मैंने आप लोग को मॉर्फोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ाया था और याद है मैंने आप लोग को एक टॉपिक और पढ़ाया था किंगडम प्लांटिंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला। ऐसे कुछ टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसी में से एक और लेसन है दैट इज फोटोसिंथेसिस जो राहुल सर ने मुझे दिया हुआ है पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आज से इस लेसन से हम लोग इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फोटोसिंथेसिस। ये लेसन नंबर क्या है? 12th। ठीक है, तो अपने कॉपी में लिख लो और मैं ये श्योर दिलाता हूं कि आप लोग को इस लेसन के बाद, ठीक है, ये जो जितने भी लेक्चर में बनाने वाला है इस लेसन के ऊपर, वो सारे के सारे लेक्चर वीडियो देखने के बाद आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहेगा फोटोसिंथेसिस के ऊपर। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता कि सर फोटोसिंथेसिस क्या हो रही है, कौन सी साइकिल चल रही है, कौन सी चीजें चल रही है। आई नो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, लेकिन ये जो लेक्चर है, ये जो पूरा लेक्चर सीरीज है, वो आप लोगों को देख लोगे तो आप लोगों को सारे का सारा पूरा का पूरा जो लेसन है ना वो एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि अगर आपने हमारे JR ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जाके डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर के ऊपर से। बहुत ही अच्छी सी एप्लीकेशन है, अराउंड 12 to 13 MB की एप्लीकेशन है, बहुत कम MB की भी है, तो आप जाके डाउनलोड कर लो। बहुत कम MB वेस्ट भी होगा आपका और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ जो एप्लीकेशन है वो पूरी की पूरी फ्री एप्लीकेशन है। ठीक है, आप एक भी रुपए वहां पे कोई भी पेड चीजें नहीं है, तो आप लोगों को पूरा का पूरा फ्री एप्लीकेशन मिलेगा। साथ ही साथ उसके ऊपर बहुत सारे क्विजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है, तो जाके जरूर से डाउनलोड कर लेना। बहुत अच्छी सी एप्लीकेशन है। ठीक है, सब लोग डाउनलोड कर लेंगे, रेटिंग्स दे देना अच्छे। उसके बाद अगर आपको मेरे से कोई डाउट होता है, मेरे पूरे सेशन के थ्रू कोई डाउट होता है, या फिर आप मुझे कोई बोल सकते हैं फीडबैक देना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आकर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। वहां पे आप मुझे मेंशन करो, मुझे फोटोज भेजो, मुझे मैसेज करो, कुछ भी आप चीजें वहां पे कर सकते हो एग्जाम आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? तो आओ सबसे पहले हम लोग जानते हैं दैट इज फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद इस पूरे के पूरे लेसन पे अपन जंप करेंगे। समझ में आया? एकदम इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो ताकि हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता चले जाए आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाने के लिए। क्लियर है? तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भैया फोटोसिंथेसिस होती क्या है। देखो, फोटोसिंथेसिस आप लोग ने बचपन से पढ़ा हुआ है कि भैया जो प्लांट्स होते हैं, जो अलग अलग टाइप के ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। सही है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहां पे एक मैं वापस हम लोग इस वर्ड को लिखते हैं, इससे पहले हम लोग वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये वर्ड है क्या। फोटोसिंथेसिस, देखो सिंथेसिस का मतलब होता है, ठीक है, सिंथेसिस का मतलब होता है कोई भी चीज को बनाना। अगर आप कोई भी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, बना रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? वहां पे आप सिंथेसिस कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? वहां पे सिंथेसिस कर रहे हो। वहीं यहां पे फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। तो अगर आप लाइट के प्रेजेंस में अगर आप कोई चीज बना रहे हो, कोई चीज का मतलब क्या है? यहां पे कोई चीज का मतलब है भैया ग्लूकोज। ठीक है, कोई चीज का मतलब क्या है? ग्लूकोज। तो हम लोग भी अपना ग्लूकोज, हमको भी ग्लूकोज की जरूरत है, प्लांट को भी ग्लूकोज की जरूरत है, क्योंकि एनर्जी की सबको जरूरत है ना, सबको ग्रोथ करनी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तुम लोग जानते हो जिसको बिना एनर्जी के सर्वाइव कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में होती है? बचपन से पढ़ते आ रहा है, एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है। तो एनर्जी कैसे मिलती है? अभी तक मैंने आप लोगों को रेस्पिरेशन वाला लेसन पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, सेकंड लेसन में जरूर पढ़ा होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज लेते हैं, उसको किससे ऐड करते हैं? दैट इज ऑक्सीजन से। वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। उसके बाद यहां से क्या फॉर्म हो जाता है? एटीपी बनता है। ठीक है, क्या बनता है? यहां पे एटीपी बनता है और यहां से कुछ CO2 क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। तो ये क्या है? एक रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस है, जहां पे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? हमारे एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसी एनर्जी में कुछ क्या प्रेजेंट होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। ये जो नॉर्मल सी प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। क्लियर है? ठीक है, ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन की। लेकिन अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, तो एनिमल्स में ये ग्लूकोज कहां से आएगा?
अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, तो ह्यूमंस में ये जो ग्लूकोज है कहां से आता है? ये हम लोग किसी दूसरा ऑर्गेनिज्म को से चुराते हैं ना। जैसे हम लोग कोई प्लांट्स खा लिए, ठीक है, जैसे प्लांट मतलब कि हम लोग सब्जियां खाते हैं ना, सब्जियां क्या है? प्लांट्स के प्रोडक्ट है। तो सब्जियां हम लोग खा रहे हैं, या फिर कोई एनिमल को खा लिया, जैसे मीट खा लिया या फिर एग खा लिए, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सोर्स है ग्लूकोज के, ठीक है, ये ग्लूकोज के सोर्स है, प्रोटीन के सोर्स है। मतलब ये सारी चीजें हम लोग खुद से बना सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन प्लांट में एक अनोखी चीज होती है, एक ब्यूटीफुल सा प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट क्या करता है? अपना ये जो ग्लूकोज है ना, जो उसको एनर्जी चाहिए जिस ग्लूकोज से, वो क्या करता है? अपना ग्लूकोज खुद से ही प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। अपना ग्लूकोज क्या कर सकता है? वो खुद से ही प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज प्रोड्यूस करना, ठीक है, कोई भी चीज क्या करना? प्रोड्यूस करना। किस चीज की प्रोडक्शन की बात हो रही है भैया? ग्लूकोज के प्रोडक्शन की बात हो रही है। जब ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा तभी तो वो रेस्पिरेशन में जाएगा, और जब वो रेस्पिरेशन में जाएगा तभी तो वहां से क्या निकलेगी? अपने को एटीपी मिलेगी, और जब एटीपी मिलेगी तभी तो हमको शक्ति मिलेगी, तभी तो हम लोग को तन की शक्ति, मन की शक्ति मिलेगी। सही है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो फोटोसिंथेसिस का जनरल सा काम क्या है? ये किसके अंदर होता है? पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमेशा ये किसके अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑटोट्रॉप्स के अंदर होता है। बहुत सारे एनिमल्स के अंदर भी, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, ऐसे बहुत सारे ये भी है, छोटे छोटे बैक्टीरिया भी है, जो बहुत छोटे छोटे प्रोटिस्टा भी है, जो क्या करते हैं? अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जनरली किसके अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर। तो हम लोग बात कर ही रहे, लेकिन साथ ही साथ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ऑटोट्रॉप्स के अंदर होता है, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है वो क्या है? ऑटोट्रॉप्स है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये समझ में आ गया। फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोसेस। आप लाइट की प्रेजेंस में कोई भी चीज बना दो, कोई भी चीज मतलब क्या? ग्लूकोज बना दो, उसे मैं क्या कहूंगा? फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। छोटा सा इंट्रोडक्शन था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ जाओ नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट इस पे आते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और लेते हैं कि देखो, आप लोगों को पता है कि जो सन है, ठीक है, सन जो है वो और दुनिया में जितनी भी एनर्जीज है ना, उन सब एनर्जी का सोर्स है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर हमारे घर में तो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कहां से आई है? भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी कहां से है? जहां से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी है ना, वो कहीं ना कहीं सन से रिलेटेड होगी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं कहां से रिलेटेड होगी? सन से रिलेटेड होगी। और अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं, तो सिर्फ जो प्लांट्स है, ठीक है, जो प्लांट्स है उन्हीं के पास ही एबिलिटी है कि वो सोलार एनर्जी को क्या कर सकते हैं? ट्रैप कर सकते हैं। देख रहे हो, अंडरलाइन कर रहा हूं इस वर्ड को। मतलब प्लांट क्या कर सकते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं। हम कर सकते हैं क्या? हम ऐसे बाहर खड़े हो ऐसे करें धूप और एनर्जी को ये कर लेंगे क्या? सोलर एनर्जी को हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन प्लांट्स ये कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? प्लांट्स ये कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? सो क्या लिखा है मैंने? ऑल लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है, इस दुनिया में जितनी भी लाइफ है ऑन द अर्थ इज सोलार पावर्ड, ठीक है। दुनिया में जितनी भी लाइफ है वो सब कुछ किससे आई है? सोलार पावर से आई है। अगर सोलार एनर्जी नहीं होती तो ये दुनिया ही एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आ रही बात? अगर आप अगर सोलर एनर्जी नहीं होगी, अगर सन नहीं होगा, तो प्लांट क्या एब्जॉर्ब करेगा? अगर प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो अपना ग्लूकोज कैसे बनाएगा? और अगर वो अपना ग्लूकोज नहीं बनाएगा तो आप कैसे खाओगे उसका ग्लूकोज? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्लांट का ही तो ग्लूकोज खाते हैं, जो हर्बीवोर्स है। आप क्या बोलोगे? सर हम लोग छोड़ो, प्लांट को नहीं खाएंगे, हम लोग एनिमल को खा लेंगे। लेकिन जिस एनिमल को आप खा रहे हो वो क्या खा रहा था? उसको सोर्स कहां से मिल रहा था? उसको प्रोटीन का सोर्स कहां से मिल रहा था? क्या वो खुद बना रहा था? नहीं बना रहा था ना भैया। वो खुद से कोई भी चीज नहीं बना रहा था, वो किसी ना किसी प्लांट के ऊपर ही क्या था? डिपेंड था। समझ में आ रही बात? तो या चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली हम सब किस पे डिपेंडेंट है भैया? हम सब डिपेंडेंट है हमारे सन पे, ठीक है, सन पे, यानी सोलार पावर्ड पे। समझ में आ रही बात? और प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर सकता है? सोलार एनर्जी को ट्रैप कर सकता है और उसको कन्वर्ट कर सकता है किसके अंदर? अलग, उसको यूज कर सकता है ग्लूकोज की प्रोडक्शन के अंदर। सही है? तो आ जाओ पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज कि कनेक्शन क्या है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। मैंने अभी आप लोग को बताया, वही सेम चीज मैं आप लोग को थोड़ा सा और डिटेल में बनाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में बनाता हूं। तो फॉर एग्जांपल ये कोई एक प्लांट है, ठीक है, ये कोई एक प्लांट है जिसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? पत्तियां लगी हुई है। तो एक लीफ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और इसमें मुझे आपको बहुत सारी चीजें सिखानी है। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक लीफ है, इस लीफ के ऊपर बहुत सारी चीजें होने वाली है। देखो, तो लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? लीफ के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे बड़े बड़े सेल्स बना रहा हूं क्योंकि सेल के अंदर मुझे कुछ चीजें आपको बतानी है। सही है? ये लीव्स के अंदर सेल्स है। इन सेल्स को क्या बोलते हैं? इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं मीजोफिल्स, ठीक है। इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स, ठीक है। इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स। इतनी बातें क्लियर है? अब सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हम सबको पता है सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे। तो फॉर एग्जांपल इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है। तो इसके अंदर होता क्या है? अगर प्लांट को एनर्जी चाहिए, अगर प्लांट को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कैसे मिलेगी भैया? इसके पास होगा ग्लूकोज। इसके पास क्या होगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12
O6, ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज कैसे बनेगा, देखो इसके पास क्या होगा, ग्लूकोज सबसे पहले किसके साथ ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होगा और वो क्या बना देगा, दैट इज ATP प्लस CO2, ठीक है, वो क्या बना देगा, ATP प्लस CO2। ये हो गई नॉर्मल रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला, नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है, इसे मैंने क्या बोला, रेस्पिरेशन। इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में कि जो आपका रेस्पिरेशन होता है वो बहुत सारे स्टेप्स के होता है ना, 3 स्टेप में डिवाइड होता है। जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, सही है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। उसके बाद चलती है क्रेब्स साइकिल और फिर क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। कहां कहां होता है सब, तो आप लोग ने पढ़ा होगा बचपन में कि जो क्रेब्स साइकिल है वो आपके साइटोप्लाज्म में सॉरी क्रेब्स साइकिल बोल रहा हूं, जो आपकी ग्लाइकोलाइसिस है वो कहां चलती है, साइटोप्लाज्म में चलती है। तो जो आपका ग्लूकोज है, सबसे पहले आपका जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होगा, पाइरुवेट में। किसमें कन्वर्ट होगा, पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, सही है। फिर ये पाइरुवेट से ये कहानी कहां चल रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर चल रही है। अब यहां पे क्या प्रेजेंट है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, यहां क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे यहां पे पाइरुवेट फॉर्म हो गया, ये पाइरुवेट कहां चला गया, किसके अंदर चला गया भैया, ये चला गया आपके क्रेब्स सॉरी इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है क्रेब साइकिल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलती है, क्रेब साइकिल चलती है, सही है। ये आप लोग ने बचपन में पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, एक छोटा सा टॉपिक था। इसका जो नेक्स्ट वाला लेसन है दैट इज रेस्पिरेशन वाला जो लेसन है, इसके बाद जो लेसन है 13th लेसन, उसमें भी हम लोग इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख लो कि क्या बोला मैंने, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ और क्या बना दिया, पाइरुवेट। फिर ये पाइरुवेट किसके अंदर गया, आपके क्रेब साइकिल के अंदर गया, और क्रेब साइकिल में क्या बन गया, दैट इज क्रेब साइकिल के अंदर जैसे ही पाइरुवेट गया, यहां से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या निकलता है पता है, यहां से ATP निकलता है, ठीक है, ATP निकलता है और NADH2 निकलता है, ठीक है, क्या निकलता है, NADH2। अब ये NADH2 क्या होगा, वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ATP के अंदर। कैसे कन्वर्ट होता है, यहां पे ये जो चेन दिख रही है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है ना, मेम्ब्रेन, इसमें एक चेन रिएक्शन चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी, सही है, नहीं पढ़ा होगा तो मैं नेक्स्ट लेसन में आपको पढ़ा दूंगा। ये है आपका नॉर्मल सा क्या, आपका रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन है। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, देखो अगर मैं अपनी बात करूं, इंसानों की बात करूं, तो हम लोग क्या लेते हैं, इस ऑक्सीजन को बाहर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। नॉर्मल हमारे अंदर यही प्रोसेस चलती है, लेकिन प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है, प्लांट के अंदर चीजें ऐसी नहीं होती। इसको मिटा दूं, यहां पे मुझे थोड़ी कुछ और चीजें दिखानी है, रेस्पिरेशन को यहां पे मिटा देता हूं। ओके, ये मैं पूरा मिट गया, ठीक है। कौन सा रेस्पिरेशन है अभी, रेस्पिरेशन ये है, इसको मैं रेस्पिरेशन लिख देता हूं, सही है। अब देखो प्लांट क्या करेगा, यहां से, ठीक है, इसमें जो आपकी CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकला है, ठीक है, यहां से जो CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकला है, प्लांट क्या करेगा, इस CO2 को क्या कर लेगा, वापस किसी दूसरे सेल के अंदर डाल लेगा या फिर उसी सेल के अंदर डाल देगा। ये CO2 आ गया, ठीक है, CO2 आ गया, ये इसको रिलीज नहीं करेगा। हमारे अंदर क्या होता है कि ये CO2 रिलीज हो जाता है और ऑक्सीजन वापस हम लोग इंटेक कर लेते हैं, लेकिन प्लांट के अंदर ऐसे नहीं होगा। प्लांट क्या करेगा, इस CO2 को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, इस CO2 को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, साथ ही में इसको रिएक्ट कर देगा वाटर से, ठीक है, इसको कहां से रिएक्ट कर देगा, वाटर से। वाटर कहां से है, आप लोगों को पता है कि जो रूट्स होते हैं प्लांट के अंदर, मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा है ना कि प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट्स प्रेजेंट होते हैं। उनका जनरल सा फंक्शन क्या होता है कि भैया जो वाटर है और जो मिनरल्स है उनको क्या करना, एब्जॉर्ब करना। ये फंक्शन है किसका है, रूट का। तो रूट क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और लाके किसके अंदर डाल देगा, लीफ के अंदर डाल देगा। अब यहां पे एक रिएक्शन चलेगी, ठीक है, यहां पे एक रिएक्शन चलेगी जहां से क्या बनता है, यहां से बनता है आपका C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, और ये क्या है, इट इज अ ग्लूकोज, ठीक है, ये क्या है आपका ग्लूकोज है, ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज। और यहां से कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। समझ में आ रही बात, यहां से कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगा। बाय प्रोडक्ट समझते हो ना कि एक जो रिएक्शन चल रही है उसका एक ऐसा प्रोडक्ट जो यूजफुल नहीं होता, जो काम का नहीं होता, तो वो होता है हमारा बाय प्रोडक्ट। तो यहां से बाय प्रोडक्ट क्या निकला, अपना ऑक्सीजन निकला, सही है, ठीक है, समझा। कार्बन डाइऑक्साइड कहां आया, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया, इस रिएक्शन में जो बाय प्रोडक्ट निकला था आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उसने प्लांट ने क्या किया, उसी को यूज कर लिया, ठीक है, उसी को क्या कर लिया, यूज कर लिया, उसको किससे रिएक्ट करवा दिया, आपके वाटर से रिएक्ट करवा दिया, ठीक है, उसको किससे रिएक्ट करा, वाटर से रिएक्ट किया, और ये क्या यहां से क्या कन्वर्ट हो गया, क्या रिएक्शन चली, दैट इज ग्लूकोज बन गया, और ग्लूकोज के साथ साथ आपका बाय प्रोडक्ट बना आपका दैट इज ऑक्सीजन। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। इस रिएक्शन को, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। समझा, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस का मतलब समझा क्या हुआ कि यहां से मैंने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ठीक है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कहां से लिया भैया, इस रेस्पिरेशन वाले साइकिल से। अब देखो ये जो रेस्पिरेशन साइकिल से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना, ये इनफ नहीं होता प्लांट के लिए। प्लांट बोलते हैं यार मुझे इधर से बहुत कम मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो मुझे और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मुझे और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो क्या करेगा प्लांट, ध्यान से सुनो, प्लांट क्या करेगा,
यहां पे आप लोग ने पढ़ा होगा कि प्लांट के अंदर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक ओपनिंग बना रहा हूं, कुछ ऐसी सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। सही है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। यहां पे मैं इसे मार्क कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा कलर कर देता हूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्टोमेटा। ये ओपनिंग है। तो इस ओपनिंग से क्या होगा पता है, जब प्लांट क्या बोलेगा कि भैया मुझे और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मेरा इतने कार्बन डाइऑक्साइड से काम नहीं होना, क्योंकि मैं देखो यहां से एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का निकला है और यहां से कितना कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्लूकोज में कितना मॉलिक्यूल है कार्बन का, दैट इज 6 मॉलिक्यूल है। तो क्या ये क्या बोलते हैं कि मुझे और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल दो। तो एयर में से क्या होगा, ठीक है, एयर, ये फॉर एग्जाम्पल एयर है, तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अंदर जाएगा। ठीक है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अंदर जाएगा, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर गया, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड वहां से वापस मुड़ के इस सेल के अंदर एंटर करता है। ठीक है, इस सेल के अंदर एंटर करता है और फिर यहां से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। सही है, यहां से ग्लूकोज बनता है। अब इसके अंदर क्या बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, इसका ऑक्सीजन। सही है, इसका बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन। अब आप लोग को पता है कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, जब इसको एनर्जी बनानी होगी ना, तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या लगता है, ऑक्सीजन लगता है। तो यहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बन जाता है। तो ये क्या बोलता है कि भाई थोड़ी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तू ले ले तोड़ने के लिए, तो कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या कर देता है, यहां से रेस्पिरेशन के लिए चला जाता है, और ये जो बचा ऑक्सीजन है ना, ये वापस इसी स्टोमेटा के थ्रू यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी स्टोमेटा के तो यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आई बात। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना प्लांट को कि प्लांट भैया कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब समझ में आया कि ऑक्सीजन बनता कहां पे, ये ऑक्सीजन कहां बनता है, ये आपके इस सेल के अंदर बनता है। ठीक है, इसे मेसोफिल सेल कहते हैं। लेकिन मेसोफिल सेल के अंदर भी, ठीक है, मेसोफिल सेल के अंदर भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहां पर रेस्पिरेशन कौन से सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा था। वैसे ही यहां पे होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, ये जो जितना भी तामझाम चल रहा है ना, ये कौन से सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर चल रहा है, दैट इज क्लोरो। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर चल रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन समझ में आ गया कि ये जो जितना भी फोटोसिंथेसिस वाला तामझाम है वो किसके अंदर होता है भैया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लियर है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझते हैं, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को, दैट इज फोटोसिंथेसिस। क्या था, मैंने क्या बोला कि फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में CO2 आया। ठीक है, CO2 आया। ये CO2 कहां से आया था, ये आया था रेस्पिरेशन से। ठीक है, रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट था ये CO2। तो रेस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट से CO2 है। साथ ही साथ रेस्पिरेशन वाला CO2 इनफ नहीं था, तो इसीलिए एयर से भी वहां पे क्या हुआ, CO2 को पहुंचाया गया विद द थ्रू स्टोमेटा। ये लिख लो यहां पे, थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू क्या किया गया, वापस और CO2 इसके यहां सप्लाई गया। तो कितने CO2 लगते हैं टोटल, अगर मैं पूरी अच्छे से रिएक्शन की बात करूं तो टोटल 6 CO2 लगते हैं। कितने CO2 लगते हैं, टोटल 6 CO2 लगते हैं। इसमें कौन प्लस होगा, ठीक है, कौन इसके साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज वाटर। ठीक है, कौन रिएक्ट करता है, वाटर। कितना वाटर रिएक्ट करता है, दैट इज 12 मॉलिक्यूल। कितना वाटर रिएक्ट करता है, 12 मॉलिक्यूल का वाटर रिएक्ट करता है। तो इसके आगे क्या फॉर्मेशन होगा, देखो कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का जब ये होगा, रिएक्शन होगा, यहां पे मैंने बताया ना इसके अंदर क्या बनेगा आगे चल के, दैट इज C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 ये क्या है, इट इज अ ग्लूकोज। ठीक है, इट इज अ ग्लूकोज। साथ ही साथ यहां पे वापस, ठीक है, यहां पे वापस 6H2O का क्या होगा, फॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, और साथ ही साथ 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यहां से निकलेंगे भी। सही बात है, समझ में आई इतनी बात। तो मैंने क्या बोला कि यहां से देखो, ध्यान दो, वापस सुनो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, और वो किससे रिएक्ट होंगे, 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O से रिएक्ट होंगे। 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O से रिएक्ट होंगे। तो यहां पे क्या फॉर्म होगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यानी C6H12O6 फॉर्म होगा। साथ ही साथ 6 वापस 12 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। मतलब यहां पे देखो, ये 12 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं और ये 12 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, यहां पे इसका यूजेस है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहां से ब्रेकेज हो रहा है इस कार्बन डाइऑक्साइड की, सॉरी, इस वाटर के मॉलिक्यूल का। मैं आपको सिखाऊंगा सारी चीजें कैसे कैसे होती है। और यहां पे वापस क्या हो रहा है, यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है। आप लोग चाहो तो इसको कट करके दिखा सकते हो। यहां पे 12 मॉलिक्यूल, यहां पे 6 मॉलिक्यूल है, तो यहां पे सिर्फ 6 मॉलिक्यूल लिख दो, 12 - 6 6 लिख दो, और वहां पे मत लिखो। लेकिन अगर मैं बोलूं पूरे रिएक्शन में, तो ये एक आपका बेटर रिएक्शन होता है जिसमें आपके 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। सही है। अब इसमें से कुछ ऑक्सीजन वापस किसमें चले जाएंगे भैया, रेस्पिरेशन के लिए चले जाएंगे। रेस्पिरेशन के लिए चले जाए, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या लगती है, ऑक्सीजन लगती है। सही है, रेस्पिरेशन में क्या लगती है, ऑक्सीजन लगती है। तो जैसे ही आप, ठीक है, जैसे आप क्या करोगे, इस ऑक्सीजन को किससे रिएक्ट करोगे, ग्लूकोज से रिएक्ट करोगे, वापस ये क्या होगा, टूटेगा किसमें,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटेगा। सही है, देखो ये वही रिएक्शन है, वही रिएक्शन है, बस इसको मैंने क्या कर दिया, उल्टे में लिख दिया। जो रेस्पिरेशन में होता है उसका उल्टा फोटोसिंथेसिस है, जो रेस्पिरेशन में हो रहा है उसका उल्टा फोटोसिंथेसिस। सिंपल सी बात है। तो यहां पे वापस कुछ रिएक्शन कहां चली जाती है, रेस्पिरेशन में, और कुछ कहां निकल जाती है, वापस एयर में बाहर चली जाती है। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात। तो हमेशा याद रखना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वो ज्यादा अमाउंट में चाहिए जो आपके रेस्पिरेशन से आ रही है। जितना रेस्पिरेशन से आ रही है उतनी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनफ नहीं होती। क्लियर है, समझ में आ गया इतनी बात? ठीक है, तो आई होप आप लोग को एक ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि आपका फोटोसिंथेसिस होता क्या है और वो कैसे कैसे चीजें यहाँ पे होती है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझाता हूं। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या होता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया क्लोरोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, वो सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्या होने वाला है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि आपका फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होने वाला है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होने वाला है। तो अगर आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ना है तो उसके पहले आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है, तो इमेजिन कर लो ये कोई एक सेल है। ठीक है, कोई एक बड़ा सा क्या है, सेल। ये मेरा एक सेल है। क्या बोला था मैंने इस सेल को, इसका नाम है मीजोफिल सेल। ठीक है, इस सेल का नाम क्या है, दैट इज मीजोफिल सेल। इतनी बातें क्लियर है। अब इस सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है जिसे मैं क्या बोल रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट। तो यहां पे बना लूं, ये क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? ठीक है, ये क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होंगी वो आपको पता करना है। सबसे पहली बात कि आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। क्यों डबल मेम्ब्रेन होता है? देखो आप लोग एक कहानी पता होगी कि सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो पहले सेल के ऑर्गेनेलीज नहीं थे, वो पहले खुद एक प्रोकैरियोट्स थे। ठीक है, प्रोकैरियोट्स थे। तो जब बड़ा सेल उस छोटे सेल को खाने आया तो वो पूरी तरह से नहीं खा पाया। सही है, तो वो हो क्या हो गया, उसका पार्ट बन गया। अब ये जो बड़ा वाला सेल है ना, इसका ये छोटे वाले सेल क्या हो गए, पार्ट बन गया। तो मतलब पहले एवोल्यूशन मतलब जब हो रहा था तो उस टाइम पे ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये खुद एक सेल हुआ करता था। तो जब ये सेल होगा इसका मतलब इसके पास खुद का क्या होगा, एक डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, खुद का क्या प्रेजेंट होगा, एक डीएनए। तो यहां पे इसका डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहां पे इस क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए भी प्रेजेंट होगा। आप लोग सोच रहे होगे सर इसका डीएनए कैसे आ गया भैया, ये खुद एक बैक्टीरिया था पहले, ये खुद एक छोटा सा क्या था, प्रोकैरियोट्स था। तो ये प्रोकैरियोट्स क्या हो गया, इस सेल के अंदर है, मतलब इसके पास खुद का डीएनए है और साथ ही साथ खुद का राइबोसोम भी है इसके पास। ठीक है, खुद का क्या है, राइबोसोम। देखो जनरली जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होता है, उसके अंदर कौन सा 80s राइबोसोम मिलता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना उनके अंदर 70s राइबोसोम मिलता है। अब ये यूकैरियोटिक सेल है, सही बात है। यूकैरियोटिक सेल क्यों है, क्योंकि ये प्लांट के अंदर है ना, और प्लांट क्या होता है, यूकैरियोट होता है। मैंने आप लोग को आई गेस मैंने आप लोग को तो नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपने किंगडम ये पढ़ी है, किंगडम एनिमलिया या फिर किंगडम पढ़ा है आप लोग ने, तो उसके अंदर पता होगा कि आपको यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल मतलब क्या, जो एकदम वेल डेवलप्ड सेल है, जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे और साथ ही साथ उसका जो ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी प्रेजेंट होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होता। प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई भी न्यूक्लियर क्या बोल सकते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होंगे, साथ ही साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो भी एब्सेंट होगी। मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसी फैला होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर यूकैरियोटिक की बात करूं तो यूकैरियोटिक के अंदर 80s राइबोसोम होता है। कौन सा, 80s राइबोसोम होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर 70s राइबोसोम होता है, जो कि हम लोग को क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ये कौन सा राइबोसोम है, इट इज अ राइबोसोम 70s। ठीक है, 70s वाला राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है। और बात करूं तो इसके अंदर कुछ ऐसे कॉइन शेप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देखो ऐसे कुछ ऐसे कॉइन शेप के क्या प्रेजेंट होंगे, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। और ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन रख दो। ठीक है, एक कॉइन के ऊपर ऐसे रखो ना, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। वैसा ही कुछ इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है आपके क्लोरोप्लास्ट में। समझ रहे हो, इस एक स्ट्रक्चर को, ये जो ऊपर वाला एक कॉइन है, इसे हम लोग बोलते हैं थैलाकॉइड। ठीक है, ये जो एक स्ट्रक्चर है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज थैलाकॉइड। समझ में आ रही बात, ये जो एक स्ट्रक्चर है इसे मैंने सिर्फ थैलाकॉइड बोला। अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को बात करो, ठीक है, इस पूरे जो कॉइन का ढेर रखा है ना, इस पूरे स्ट्रक्चर की बात करो तो ये हो जाएगा आपका ग्रैनम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। अब सिर्फ एक ग्रैनम नहीं प्रेजेंट होता, ऐसे बड़े सारे ग्रैनम प्रेजेंट होंगे आपके एक क्लोरोप्लास्ट में। सो यहां पे भी एक ग्रैनम बना लेता हूं फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, यहां पे मैंने क्या बना लिया, एक ग्रैनम बना लिया, यहां पे भी एक ग्रैनम बना लेता हूं। समझ रहे हो, तो सिंगुलर को आप क्या बोलोगे, ग्रैनम। लेकिन वही अगर प्लूरल आ गए, मतलब बड़े सारे ग्रैनम आ गए, तो इसको आप बोलने लगोगे दैट इज ग्रैना। ठीक है, इसे आप क्या बोलने लगोगे अब,
ग्राना, समझ में आ गया। सो ग्राना इज अ प्लूरल और ग्रानम इज अ सिंगुलर, ठीक है। तो अगर एक प्रेजेंट है तो इसे आप क्या बोलोगे, ग्रानम। अगर आप सबकी बात कर रहे हो, सबकी बात कर रहे हो, तो आप इसे क्या बोलोगे, दैट इज ग्रानम। उसके बाद ये जो खाली खाली स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, जो ब्लैक कलर का स्पेस है, जो खाली खाली स्पेस प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो खाली वाला स्पेस प्रेजेंट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्ट्रोमा। क्या समझा, समझ में आई इतनी बातें, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। क्या बोला मैंने, एक सेल है, इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज मेसोफिल सेल, ठीक है। इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल। अब इस सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना है, एक सेल ऑर्गेनेलिस पढ़ना है, जिसका क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट। क्यों क्लोरोप्लास्ट, इसको क्यों पढ़ना है हम लोग को, क्योंकि इसके अंदर ही सिर्फ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो अगर आपको फोटोसिंथेसिस जानना है तो आप लोग को सबसे पहले इस सेल ऑर्गेनेलिस को भी क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बहुत आसान है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। क्या बोला मैंने, डबल मेम्ब्रेन लेयर है, ठीक है, दो मेम्ब्रेन वाली लेयर है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, खुद का डीएनए प्रेजेंट होगा इसका, और खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होगा। कौन से टाइप का राइबोसोम है ये, 70S राइबोसोम है। कौन सा राइबोसोम है, 70S राइबोसोम है। उसके अंदर इसके पास कॉइन लाइक शेप के कुछ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर कुछ प्रेजेंट होंगे। इसको मैं क्या बोलूंगा, थैलाकॉइड, ठीक है। एक इस स्ट्रक्चर को क्या बोलूंगा, थैलाकॉइड। अगर मैं पूरे की बात कर रहा हूं, ठीक है, इस पूरे की बात कर रहा हूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ग्रानम। ग्रानम इज अ सिंगुलर। अगर सिर्फ एक ही ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो मैं क्या बोलूंगा, ग्रानम। लेकिन ऐसे बड़े सारे प्रेजेंट है तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज ग्राना। समझ में आया, ग्राना क्या होता है, ग्रानम क्या होता है। उसके बाद आपके जो ग्राना होते हैं ना, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये इससे कनेक्ट हो गया, फिर ये वाला इससे कनेक्ट हो गया, समझ रहे हो, ठीक है। यहां पे इसके ऊपर एक और ग्राना बना देता है, यहां पे एक और ग्राना में फॉर एन एग्जांपल, सही है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, इससे कनेक्ट हो गया। ऐसे आपके जो ग्राना होते हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड, ठीक है, एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड। समझ में आ रही बात। इस कनेक्टेड चीज को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज स्ट्रोमा लैमिले, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिले। लिख दूं कहीं पे, यहां लिख दे, दैट इज स्ट्रोमा लैमिले। क्लियर है इतना, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। मैंने क्या बोला कि ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, इसमें जो खाली खाली प्रेजेंट है, ये देख रहे हैं, जो ब्लैक ब्लैक एरिया स्पेस प्रेजेंट है, उस ब्लैक वाले स्पेस को मैंने क्या बोला, स्ट्रोमा, ठीक है। फिर इसके अंदर कुछ ग्रीन, अब मैंने इसको ग्रीन क्यों बनाया भैया, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, पिगमेंट। आप लोगों ने पिगमेंट के बारे में सुना होगा कि प्लांट्स के अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। इसको हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलते हैं। 3 टाइप के पिगमेंट होते हैं, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो क्लोरोफिल मतलब क्या, कि वो जो बंदा होगा, क्लोरोफिल होगा, वही काम करता है हमारे जो सन की एनर्जी है ना, उसको ट्रैप करने में, ठीक है। उसको एनर्जी को ट्रैप करने में क्या कौन हेल्प करता है, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इस थैलाकॉइड के अंदर, ठीक है। कहां प्रेजेंट होता है, इस थैलाकॉइड के अंदर। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो ये जो थैलाकॉइड है, ठीक है, अब ये जो थैलाकॉइड है ये भी क्या है, डबल लेयर्ड है। कैसा है ये, डबल लेयर्ड है। किसकी लेयर है ये पता है, ये ध्यान सुनो, ये थैलाकॉइड भी क्या है, डबल लेयर है। ये किसकी लेयर है, ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है। किसकी लेयर है, ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है। कहां लिखें, तो थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इट इज अ फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। और हमको पता है कि फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है वो हमेशा, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है हमेशा रखना कि वो डबल लेयर्ड ही होती है, ठीक है। हमेशा जो फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है वो हमेशा कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है। ऐसा क्यों भैया डबल लेयर है, क्यों सिंगल लेयर नहीं प्रेजेंट है, देख लो एक बार। देखो फॉर एग्जांपल फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देख लो कैसा दिखता है। यहां पे एक ऐसा गोला सा मॉलिक्यूल होगा और इसके नीचे ऐसे इसके 2 पैर होते हैं, ठीक है। ऐसे एक गोला सा मॉलिक्यूल होगा और इसके नीचे क्या होंगे, इसके 2 पैर होंगे, ये 2 पैर, समझ रहा है, ठीक है। तो ये एक इंसान की तरह दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा है वैसे, ये एक इंसान की तरह नहीं दिख रहा। तो ये होगा क्या, आपका फॉस्फोलिपिड। इसमें ये जो ऊपर वाला गोला गोला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका है फॉस्फोरस, ठीक है। और ये जो इसके पैर दिख रहे हैं, ये वाले पैर, ये क्या है आपके लिपिड, ये क्या है आपके लिपिड मॉलिक्यूल, सही है। तो ये है आपका फॉस्फोरस, ये आपका क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल। तो हमेशा ये जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है ना भैया, इसको पानी से डर लगता है। ये बोलता है मुझे पानी के कांटेक्ट में नहीं रहना, मुझे यार डर लगता है पानी से। ये हाइड्रोफोबिक है। फोबिक मतलब समझते हो ना, जिसको फोबिया होता है, जिसको डर लगता है। सो इट इज अ हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब क्या, पानी। तो जिसको पानी से डर लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज हाइड्रोफोबिक। इसको डर लगता है पानी से, तो कभी भी ये पानी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहता, ठीक है। कभी भी ये पानी कांटेक्ट में नहीं आना चाहता। कौन, आपका लिपिड, ठीक है।
आपका लिपिड क्या है, हाइड्रोफोबिक है। वहीं अगर मैं बात करूं फास्फोरस मॉलिक्यूल की, तो इसको पानी से बड़ा ही प्यार है, ठीक है, इसको बहुत प्यार है, इसको पानी में नहाने में बड़ा मजा आता है। तो ये है हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब क्या, जिसको प्यार हो, ठीक है, फिलिक मतलब लव, जिसको क्या हो, पानी से प्यार हो। तो कभी भी अगर मैं सिंगल लेयर बना दूं, अगर इस मेम्ब्रेन को मैं क्या करूं, एक सिंगल लेयर बना दूं, तो यहां से भी पानी आ सकता है, यहां से भी पानी आ सकता है, सही है। तो यहां से तो भैया अपना फास्फोरस बोलेगा मुझे तो चलेगा भैया, मुझे तो पानी से प्यार है, लेकिन ये लिपिड को नहीं चलेगा ना, ठीक है, इस लिपिड को नहीं चलेगा, लिपिड बोलेगा भैया मुझे पानी से डर लगता है। तो फॉस्फोलिपिड क्या करता है, ऐसी एक मेम्ब्रेन बना लेता है, मतलब यहां पे एक फास्फोरस रहेगा, ठीक है, और यहां पे इसके दो पैर, यहां पे एक फास्फोरस रहेगा और यहां पे इसके दो पैर। समझ में आ रही बात। तो अब देखो, अगर यहां से पानी है तो भी आपका फास्फोरस पे लगेगा, यहां से पानी है तो भी किस पे लगेगा, फास्फोरस पे लगेगा। आपके ये जो लिपिड वाले मॉलिक्यूल है क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, ठीक है, लिपिड वाला मॉलिक्यूल क्या हो गया, सेफ हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा क्या बनाते हैं, हमेशा ये लोग बायलेयर्ड होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, ये बायलेयर्ड। बायलेयर्ड समझ में आ गया क्यों ले होते, ठीक है, समझ में आ गया। आ जाओ पीछे वापस आ जाओ। तो मैंने क्या बोला कि जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है वो क्या है, डबल लेयर्ड है, और वो किससे बनी हुई है, दैट इज फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन है, सही बात है। और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं, इसके अंदर ये जो खाली स्पेस दिख रहा है, इसको कौन से कलर से बना है, चलो व्हाइट कलर से बना लेते हैं। ये जो खाली स्पेस दिख रहा है, इसके अंदर दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं ल्यूमिन ऑफ द थैलाकॉइड। ये जो खाली स्पेस है इसे मैं क्या कहूंगा, दैट इज ल्यूमिन ऑफ थैलाकॉइड। समझा, ठीक है, समझ में आ गया। सो ये आपका एक स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने आप लोग को ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो समझ में आ गया। वापस एक बार देख लो, मैंने क्या बोला कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, इट इज अ सेल ऑर्गेनेली, एक सेल ऑर्गेनेली है, मतलब सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये इसके अंदर ही क्या होती है, हमेशा फोटोसिंथेसिस होती है, और कभी भी जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा, वो किसी भी और ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं हो सकता, ठीक है, वो सिर्फ किसके अंदर होगा, प्लांट के अंदर होगा, कभी भी एनिमल के अंदर नहीं होता। अगर एनिमल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता ना, अगर मेरे अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता तो मैं खुद ही फोटोसिंथेसिस कर लेता, मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं होती, मैं आराम से चिल मारता, धूप में बैठा रहता और फोटोसिंथेसिस सन लेता रहता और फोटोसिंथेसिस कर करके अपना एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता। क्लियर है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों, समझ में आ गया, बिकॉज दे हैव द क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रक्चर मैंने क्या बोला कि यह आपका एक सेल है, सेल को मैंने क्या नाम दिया, मेसोफिलिक सेल, ठीक है, मेसोफिल सेल, और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका डबल लेयर्ड आपका ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम, क्योंकि पहले ये खुद एक सेल हुआ करता था, तो खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है। साथ ही साथ एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। अब ये थैलाकॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस हम लोग को देखने मिलेगी। सो इट इज अ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। और ये थैलाकॉइड क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। किसका बना हुआ है, ये फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है, ठीक है, किसका बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है। देखो अब इस पूरे एक स्ट्रक्चर को देखो, एक सिक्के के ऊपर एक सिक्के के ऊपर एक सिक्का रखा है, फिर एक सिक्के के ऊपर एक सिक्का रखा है, ऐसे बंडल सिक्का बन गया, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया। समझ में आ रही बात। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनम, ठीक है। और इस बहुत सारे ग्राना प्रेजेंट है, तो हम लोग ग्रैनम को प्लूरल में, ठीक है, ग्रैनम को प्लूरल में हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ग्राना। सही बात है, ये आपका ग्राना हो गया। और ये जो खाली खाली स्पेस प्रेजेंट है, काला काली, ये जो स्पेस प्रेजेंट है ये वाला पूरा, इसको मैं बना नहीं रहा अभी, लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्ट्रोमा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद ये जो ग्राना है, ठीक है, जो ग्राना ये एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं विथ समथिंग कॉल्ड, जिसका क्या नाम है, दैट इज अपना स्ट्रोमा लैमेले, ठीक है, जिसका क्या नाम है, दैट इज स्ट्रोमा लैमेले। यहां पे मार्क किया है ना मैंने, ये वाला स्ट्रक्चर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आई होप आप लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने नोटबुक में बनाने का ट्राई कर लेना, ठीक है। क्लियर है, बन गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है, दैट इज स्टेप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। स्टेप्स मतलब क्या, अब फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। हम लोग ने तो एक नॉर्मली मैंने लिख दिया कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड आया और अपना ये आया, वाटर आया, और दोनों मिलके क्या बना दिए, ग्लूकोज बना दिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है और इसको पढ़ने के लिए कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। तो जनरली 2 स्टेप है फोटोसिंथेसिस को पढ़ने के लिए। हम लोग को 2 चीजें पढ़नी पड़ेंगी, एक लाइट रिएक्शन और एक लाइट रिएक्शन, और दूसरी चीज होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है।
एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। ये दो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर क्या कंप्लीट होती है, हमारी फोटोसिंथेसिस। क्लियर है इतना? अब ये लाइट रिएक्शन का क्या मतलब है और ये डार्क रिएक्शन का क्या मतलब है? लाइट रिएक्शन मतलब क्या, कि ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में पॉसिबल हो, मतलब ऐसी रिएक्शन जहां पे सनलाइट पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल ये हमारा सूरज ज्यादा है, ठीक है, तो इस सूरज का सनलाइट अगर जिस भी चीज पर पड़ेगा तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगी, एक रिएक्शन चलेगी, ठीक है, और उस रिएक्शन में, ठीक है, उस रिएक्शन में आपका कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बनेंगी जिससे आगे क्या होगा, डार्क रिएक्शन चलेगा। मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूं, आ जाओ। इसके अंदर बताया, चलो इसको मिटा दूं, ठीक है, इसको मिटा दूं, यहां पे मुझे थोड़ी जगह चाहिए, तो यहां पे मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिरकार लाइट रिएक्शन क्या होती है और डार्क रिएक्शन क्या होती है। क्लियर है? ठीक है, तो याद देखो, मैं एक वापस एक लीफ बना रहा हूं, ठीक है, ये आपकी एक लीफ है और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूं, सॉरी एक सेल है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, आपका एक सेल है, मेसोफिल सेल, बड़ा सा सेल बना दिया। इतना बड़ा सेल होता नहीं है, बट मुझे आपको बहुत सारी चीजें बतानी है ना इसके अंदर, तो मैंने क्या कर दिया, एक बड़ा सा सेल बना दिया और इस सेल के अंदर क्या है, अपना क्लोरोप्लास्ट, प्यारा सा क्लोरोप्लास्ट, थोड़ा बड़ा क्लोरोप्लास्ट बना लो। ये बहुत सारी चीजें हम लोग को इसके अंदर करनी है, ठीक है, समझ में आई बात? इतना समझ में आ गया? तो चलो, अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसके अंदर एक थैलाकॉइड होता है। भैया इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक थैलाकॉइड होता है। अब थैलाकॉइड के पास क्या होता है, याद करो, थैलाकॉइड के पास आपकी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, सॉरी क्लोरोप्लास्ट बोलो, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, ये करेंगे सन की एनर्जी को ट्रैप। अब ये कैसे करेंगे वो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे थोड़ा, लेकिन अभी समझ लो कि चीजें क्या क्या चल रही है, क्या क्या होने वाला है। तो जब जब ये इसके अंदर जब सनलाइट पड़ती है, ठीक है, क्या पड़ती है इसके ऊपर, जब सनलाइट पड़ती है तो ये क्या करेगा, सन की एनर्जी को ट्रैप करेगा, ठीक है, सन की एनर्जी को ट्रैप करेगा और कुछ ऐसी चीजें बनाएगा, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें बनाएगा जो आगे चल के रिएक्शन में इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अब देखो, जो मैंने आप लोग को पहले रिएक्शन बताई थी, कौन सी रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, ठीक है, जब मैंने आप लोगों को ये वाली रिएक्शन बताई थी, तो ये वाली रिएक्शन कहां चलती है, ये वाली रिएक्शन चलती है स्ट्रोमा में, ठीक है, ये वाली रिएक्शन कहां चलती है, स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा मतलब ये ब्लैक वाला रीजन, ठीक है, जो ब्लैक वाले रीजन है, यहां कहीं चल रही होगी वो प्रोसेस। क्या प्रोसेस थी, दैट इज CO2 प्लस आपका H2O क्या फॉर्म करेगा, ग्लूकोज, ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा, ग्लूकोज प्लस O2, ठीक है, सही बात है, ये आपकी रिएक्शन थी। लेकिन ये रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन चलने के लिए दो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए दो मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से दो मॉलिक्यूल है, सुनो, एक होता है ATP, ठीक है, एक होता है ATP और एक होता है दैट इज NADPH2, ठीक है, 2 नहीं आएगा, सॉरी। तो दो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक होता है ATP और एक होता है NADPH2। और ये ATP और NADPH2 कहां से बनते हैं, ये बनते हैं थैलाकॉइड से अंदर। ये कहां से बनते हैं, थैलाकॉइड में बनते हैं। समझ में आ रही बात? और ये थैलाकॉइड में कब बनेंगे, जब आपकी सन ये होंगी, ठीक है, सन की रेज जो होंगी वो थैलाकॉइड के ऊपर पड़ेगी। तो इसका मतलब ये वाली जो प्रोसेस है, ठीक है, ये वाली प्रोसेस है, ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड हो गई, सन के ऊपर डिपेंड हो गई। मतलब अगर सन नहीं उगेगा, ठीक है, अगर सन नहीं आएगा तो ये वाली प्रोसेस नहीं चलेगी, जिससे ATP नहीं बनेगा और जिससे NADP नहीं बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है ATP और NADP बनने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दैट इज लाइट रिएक्शन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन कहां चलता है, हमेशा याद रखना, लाइट रिएक्शन चलता है थैलाकॉइड के अंदर। और कभी कभी ये आपके स्ट्रोमा लैमेली, जो स्ट्रोमा लैमेली था ना, एक स्ट्रक्चर था ना कनेक्टेड, कहां गया, ये वाला स्ट्रक्चर, ये देखो ना, ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर है इसके अंदर भी होता है। तो हमेशा याद रखना, जो लाइट रिएक्शन है वो हमेशा इस ग्राना के अंदर, ग्राना मतलब क्या, थैलाकॉइड के अंदर चलेगी। और थैलाकॉइड थैलाकॉइड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय स्ट्रोमा लैमेली, तो कभी कभी स्ट्रोमा लैमेली में भी लाइट रिएक्शन चलने लगती है। सही है? तो हमेशा याद रखना कि लाइट रिएक्शन किसके अंदर चलेगी, लाइट रिएक्शन किसके अंदर चलेगी भैया, ये चलेगी थैलाकॉइड में और स्ट्रोमा लैमेली में, ठीक है, कहां चलेगी, थैलाकॉइड और स्ट्रोमा लैमेली में। होगा क्या, आपके सन एनर्जी को, ठीक है, आपकी सन की एनर्जी को ट्रैप करके आप क्या बनाओगे, ATP, ठीक है, ATP और साथ में NADPH, ठीक है। कैसे बनेगा ये पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले, एकदम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे इस चीज को। अब नेक्स्ट देखो क्या बोला मैंने, ये सब कहां चला, ठीक है, ये सब कहां चला, थैलाकॉइड में चला,
और कहां चला, स्ट्रोमा लैमेली में। बच्चा आपका जो स्ट्रोमा वाला रीजन है, स्ट्रोमा मतलब समझते हो जो डार्क वाला रीजन है, इसलिए मैंने आप लोग को सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताया ताकि आप लोग को चीजें समझ में आ जाए। तो उसमें कौन सी रिएक्शन चलती है, ये वाली रिएक्शन चलती है, दैट इज CO2 प्लस H2O क्या बनाएंगे आपको, ग्लूकोज। मतलब एक्चुअली ग्लूकोज कहां पर चल रहा है, इस वाले रिएक्शन में बन रहा है। एक्चुअली ग्लूकोज कहां बन रहा है, इस वाले रिएक्शन में बन रहा है। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इस रिएक्शन पे। मतलब जब आपका ATP और NADPH2 बनेगा, जब आपका ATP और NADPH2 क्या होगा, बनेगा, तभी आपका जो अपना जो मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है, तभी वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ये जो रिएक्शन चल रही है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, जो रिएक्शन चल रही है वाली, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहां चलेगी भैया, डार्क रिएक्शन हमेशा चलेगी स्ट्रोमा के अंदर। तो डार्क रिएक्शन कहां चलेगी, स्ट्रोमा में। ठीक है, होता क्या है इसमें, दैट इज वही अपना कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा वाटर के साथ और क्या कंबाइन हो जाएगा, दैट इज आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन। सही है, इतनी बातें क्लियर है। तो आपका जो डार्क रिएक्शन है वो कहां चलेगा, स्ट्रोमा के अंदर। और डार्क रिएक्शन हमेशा डिपेंड रहेगा किसके ऊपर, लाइट रिएक्शन के ऊपर हमेशा डिपेंड रहेगा। क्यों डिपेंड रहेगा, क्योंकि इसको, ये जो प्रोसेस करने के लिए, जो रिएक्शन चल रही है, ये रिएक्शन को करने के लिए क्या जरूरी होता है, ATP, यहां पे मैंने APP लिख दिया, कोई बात नहीं, हमेशा ATP लगेगा और NADH2 लगेगा। सही है, तो कभी भी याद रखना कि जो डार्क रिएक्शन है वो किस पे डिपेंडेंट है, लाइट रिएक्शन पे। इसका नाम लाइट रिएक्शन क्यों रखा है भैया, क्योंकि ये हमेशा जो जब लाइट में, जब लाइट होगी, ठीक है, जब लाइट प्रेजेंस होगी तभी ये रिएक्शन हो सकती है, तभी क्या बन सकता है, ATP बन सकता है। और जब ATP बनेगा तभी आपकी क्या चलेगी, डार्क रिएक्शन चलेगी। तो देखो डार्क रिएक्शन है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये रात में चलेगा, रात में कुछ नहीं चलने वाला, ये तभी चलेगा जब दिन होगा। लेकिन ये किस पे, बस इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, लाइट से डिफरेंशिएट करने के लिए इसको क्या नाम दे दिया गया, लाइट रिएक्शन। ठीक है, सॉरी डार्क रिएक्शन। और ये हमेशा किस पे होगी, लाइट रिएक्शन पे डिपेंड होगी। समझ में आ रही बात, मतलब ये लाइट पे हम लोग बोल सकते हैं इंटरडिपेंडेंट है। मतलब ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है लाइट पे, लेकिन क्या होगी, जो सनलाइट है उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं, मतलब ये डायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे है, आपके लाइट रिएक्शन पे। समझा इतना, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि लाइट रिएक्शन क्या होता है और डार्क रिएक्शन क्या होता है। और जब आपका लाइट और डार्क रिएक्शन होगा तभी आपका फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब जब सनलाइट नहीं होगा, जैसे रात का टाइम, तो रात के टाइम में कभी फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो जब रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा लेकिन रेस्पिरेशन होता रहता है प्लांट के अंदर। तो इसीलिए देखो, जब रात का टाइम होगा, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, और ये आपके प्लांट का एक लीफ है। ठीक है, ये आपके प्लांट का क्या है, एक लीफ है। अब इस प्लांट के अंदर जब दिन था तो फोटोसिंथेसिस चल रही थी। मतलब क्या हो रहा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट रिलीज कर रहा था रेस्पिरेशन से, उसको ट्रैक कर लिया जा रहा था और उस कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग क्या बना रहे थे, ग्लूकोज बना ले रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे ग्लूकोज नहीं बना क्योंकि ये कौन सा टाइम है, ये रात का टाइम है। ठीक है, ये कौन सा टाइम है, रात का टाइम है, यहाँ पे सूरज बाबा नहीं है। तो अब क्या होगा, अब फोटोसिंथेसिस चीजें बंद हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि लाइट रिएक्शन कर लो, देखो ऐसा कभी नहीं होता कि लाइट रिएक्शन कर लो और ATP NADP बचा के रख लो तो रात में हम लोग बनाएंगे, हम लोग आराम से डार्क रिएक्शन करेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपका जो ATP मॉलिक्यूल है और जो NADPH मॉलिक्यूल है, इसे कभी भी स्टोर नहीं किया जा सकता बच्चों। ठीक है, तो हमेशा ये जितनी भी रिएक्शन होती है वो क्या होती है, दिन में होती है। सही है, तो रात में क्या होगा, रात में नॉर्मली क्या चलेगी, रेस्पिरेशन चलेगी। ठीक है, रात में क्या चलेगी, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब क्या, कि आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन लगेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज ATP प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब सही है। तो अब इसके पास जो स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्लांट में जो क्या प्रेजेंट होगा, स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस चल नहीं रही है, मतलब अब यहाँ से स्टोमेटा क्या लेगा, ऑक्सीजन को अंदर लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या लेगा, अंदर लेगा और इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर डाल देगा। सही बात है। तो मतलब रात में, ठीक है, रात में जो प्लांट होता है वो नॉर्मल रेस्पिरेशन करता रहता है। ठीक है, रात में प्लांट क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। दिन में वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है लेकिन रात में वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी तो CO2 छोड़ रहा है। तो इसके वजह से अगर आप CO2 रिच इन्वायरमेंट में अगर आप सोओगे तो उससे सफोकेशन, और वो CO2 जो गैस होती है वो पॉइजनस भी हो सकती है हमारे बॉडी में, हमारे लिए। तो वो हम लोग सफोकेशन बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा सफोकेशन होने लगती है उसके लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बातें क्लियर है। रात के टाइम पे क्या चल रहा है, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है कि भैया जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसे डिस्कवर हुआ, कैसे साइंटिस्टों को पता चला कि यार फोटोसिंथेसिस हो रही है। कैसे मैं बोल सकता हूं कि नहीं लाइट जरूरी है, क्या पता लाइट जरूरी ना हो, कैसे मुझे पता चला कि लाइट जरूरी है। फिर कैसे मुझे पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा
तो क्या अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होगी? ठीक है, कैसे मुझे पता चला? तो ये हम लोग को 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं 3 साइंटिस्ट के। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है दैट इज जोसेफ प्रेस्टली का। ठीक है, जोसेफ प्रेस्टली इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था दैट इज 1770 में। फिर उसके बाद जैन इंजनहाउस का हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ना है दैट इज 1799 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है दैट इज टी.डब्ल्यू. एंगलमैन का दैट इज 1882 में। क्लियर है? तो आ जाओ सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दैट इज जोसेफ प्रेस्टली का। जोसेफ प्रेस्टली, ठीक है, कब किया था इन्होंने? 1770 में। देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या बोला कि मुझे एक बेल शेप, ठीक है, बेल शेप का एक स्ट्रक्चर लाके दो, एक रिंग लाके दो बेल शेप का। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इसके अंदर देखो एक प्लेट लिया, प्लेट के अंदर क्या लगाया इन्होंने? एक मोमबत्ती लगाई। ठीक है, इन्होंने क्या लगाया? एक मोमबत्ती लगाई और इस मोमबत्ती को इसमें जला दिया। ठीक है, मोमबत्ती को क्या जला दिया और इसके ऊपर एक बेल शेप का इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑर्गन रख दिया। ठीक है, क्या रख दिया? इंस्ट्रूमेंट रख दिया। तो जैसे ही अब देखो ये बेल क्या हो गया? पूरा टाइटली पैक हो गया। ये क्या हो गया? टाइटली पैक हो गया। तो अब हम लोग को पता है कि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। ठीक है, उस टाइम पे ना किसी को पता नहीं था, और उस टाइम पे किसी को ये तक नहीं पता था कि जो एयर है ना ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है। पहले लोग को लगता कि यार कोई एक ही गैस होगी वो पूरे एयर में प्रेजेंट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उस टाइम पे लोगों को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन आज हम लोगों को पता है ना कि इसको जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था। तो इस टाइम पे क्या होता था कि भैया जब इसने ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने क्या नोटिस किया कि कुछ टाइम बाद ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है क्या हो गई? बुझ गई। ठीक है, कैंडल क्या हो गई? बुझ गई। तो इन्होंने सोचा यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कैंडल बुझ गई? फिर इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट क्या किया, इन्होंने भैया बोला मुझे एक और बेल जार दो, मतलब इसी बेल जार में एक और बेल जार लिया इन्होंने। ठीक है, और इसके अंदर इन्होंने एक माउस रख दिया। इसके अंदर क्या रख दिया? एक माउस भाई साहब को रख दिया। कुछ टाइम बाद इन्होंने क्या देखा कि ये माउस भी क्या हो गया? मर गया। क्यों भाई, क्यों मर गया? क्योंकि आज हम लोगों को पता ना कि उसको ऑक्सीजन चाहिए था, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला इसलिए वो मर गया, लेकिन उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था। तो ये टेंशन में आ गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका मतलब इसने ये कंक्लूड किया, ठीक है, इसने ये कंक्लूड किया कि भैया आपका जो कैंडल है और आपका जो माउस है, ठीक है, आपका जो कैंडल है और आपका जो माउस है, ये नेचर से यानी आपके इन्वायरमेंट से कोई ऐसी गैस ले रहे हैं जिसके ऊपर ये जिंदा है। सही बात है, उनको ये तो पता है कि हम लोग सांस ले रहे हैं, तो कोई ऐसी गैस ले रहे हैं जिसके ऊपर क्या है? ये डिपेंडेंट है। और जब ये गैस ले रहे हैं और उस टाइम पे जब इन्वायरमेंट में गैस खत्म हो जा रही है तो उसकी वजह से इनकी क्या हो जा रही है? डेथ हो जा रही है। ठीक है, इनकी क्या हो जा रही है? डेथ हो जा रही है। समझ में आई बात? उसके बाद इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? देखो इन्होंने सबसे पहले उसी बेल जार में, जो बेल जार था, ठीक है, इसी के अंदर क्या रख दिया? एक मिंट का पेड़ रख दिया। ठीक है, कौन सा पेड़ रख दिया? मिंट का पेड़। मिंट का आपको पता है छोटे से छोटा सा पेड़ होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? एक मिंट का क्या कर दिया? पेड़ रख दिया और उसके बाजू में वापस एक कैंडल को जला दिया। ठीक है, एक कैंडल को क्या किया? वापस जला दिया। तो अब इन्होंने क्या देखा कि अब ये कैंडल नहीं बुझ रही। ठीक है, अब ये कैंडल नहीं बुझ रही और आपका जो मिंट का पेड़ है वो भी क्या है? नॉर्मली चल रहा है। तो यहां पे इन्होंने क्या कंक्लूड किया? सेम यही एक्सपेरिमेंट तुम लोग इसके साथ माउस के साथ भी कर सकते हो कि माउस रख दो और यहां पे क्या लगा दो? एक कैंडल लगा दो। तो इन्होंने क्या बोला? क्या देखो कुछ ऐसी चीजें, देखो कुछ ऐसा कोई ऐसा गैस है जो क्या कर रहा है? ये जो आपका कैंडल है ना वो उस गैस को ले रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो गैस एक्स है। आज हम लोग को पता है ऑक्सीजन होती है, लेकिन फॉर एग्जांपल वो गैस क्या है? एक्स है। तो एक्स क्या कर रहा है? कोई ये गैस क्या कर रहा है? ले रहा है। ठीक है, ये कोई एक्स नाम की गैसेस है, वो क्या कर रहा है? ये कैंडल ले रहा है। और कोई वाई नामक गैसेस क्या कर रहा है? वो छोड़ रहा है। सही है, वाई नामक गैसेस क्या कर रहा है? वो छोड़ रहा है। साथ ही साथ आपका प्लांट क्या कर रहा है? प्लांट इसी वाई नामक गैसेस को ले रहा है और वो एक्स नामक गैसेस को छोड़ रहा है। मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बैलेंस करके चल रहे हैं। समझ रहे हो? ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बैलेंस करके चल रहे हैं। तो यहां से अब हमारे जोसेफ प्रेस्टली को पता चला, इनको ये पता चला कि भैया यहां पे कुछ ना कुछ इनटेक हो रहा है गैसेस का, कुछ एक्सचेंज हो रहा है यहां पे गैसेस का। किसके बीच में? आपके प्लांट्स और आपके एनिमल्स के, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये मोमबत्ती के बीच। सही बात है, या फिर अगर आप एनिमल ले लो तो एनिमल के बीच में भी हो रहा है ना। सही है, तो यहां पे ये कंक्लूड किया। साथ ही साथ देखो यही जोसेफ प्रेस्टली ने 1774 में ऑक्सीजन डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया? ऑक्सीजन डिस्कवर किया। देखो इन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर किया एज अ गैस। इन्होंने बताया कि भैया ऑक्सीजन नाम की गैस एयर में प्रेजेंट होती है। इन्होंने ये नहीं बताया कि ऑक्सीजन हम इनहेल करते, हम जो इनहेल करते हैं वो गैस ऑक्सीजन होती है हमेशा। कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होना कि 1974 में इन्होंने क्या किया था भैया? इन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जो ऑक्सीजन होता है वो एक ऑक्सीजन नामक गैस होती है जो हमारे एयर में प्रेजेंट है। इन्होंने ये नहीं बताया कि ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, ये इन्होंने नहीं बताया था। सही है, समझ में आया बात? तो ये एक नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट था किसका? जोसेफ प्रेस्टले का। ये समझ में आया? ठीक है, जोसेफ प्रेस्टले का एक्सपेरिमेंट समझ में आया। दूसरा हम लोग को पढ़ना है दैट इज जैन इंजनहाउस का। ठीक है, जैन इंजनहाउस ने क्या बोला था? सुनो, जैन इंजन
हाउस, ठीक है। जैन इंजन हाउस ने क्या बोला था कि भैया देखो, उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया, एक बेल टाइप लिया, ठीक है, बेल टाइप जार लिया, उसके अंदर क्या रख दिया, आपका एक मोमबत्ती रख दिया, ठीक है, और एक मिंट का प्लांट रख दिया, ठीक है, एक मिंट का क्या रख दिया, प्लांट रख दिया। लेकिन इन्होंने ये चीज को क्या किया पता है, इन्होंने दो जार दिए और एक को धूप में रख दिया, मतलब लाइट के कंडीशन में रख दिया, और एक को डार्क कंडीशन में रख दिया, ठीक है, एक को क्या किया, डार्क कंडीशन में रख दिया। तो फॉर एग्जांपल ये एक दूसरा बेल जार है, दूसरा बेल जार है, इसके अंदर एक दूसरा मिंट का पेड़ है, ध्यान से सुनो, इसके अंदर क्या है, एक दूसरा, एक आपका मोमबत्ती है और साथ ही साथ क्या है, एक मिंट का दूसरा पेड़ है। तो उन्होंने क्या किया, एक को लाइट में रखा, ठीक है, एक को कहां रखा, लाइट में, और एक को कहां रख दिया, डार्क में। तो हम लोग को पता है कि जिसको लाइट में रखा उसका मतलब क्या है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, और जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को बनाएगा, और उस ऑक्सीजन को कौन ले लेगा, ये कैंडल ले लेगा। तो इसका मतलब यहां पे कैंडल आपकी जलती रहेगी। लेकिन उन्होंने क्या देखा, जिसको आपने डार्क में रखा था उसमें क्या हो गई, कैंडल बुझ गई। तो यहां पे जैन जो हमारे इंजन हाउस थे, ठीक है, जैन इंजन हाउस थे, इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि भाई हमारा जो प्लांट है, ठीक है, हमारा जो प्लांट है, इसको जो भी ये गैसेस निकाल रहा था, ठीक है, जो भी ये गैसेस वो क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, उस गैसेस के अंदर, ठीक है, वो गैसेस हमेशा कभी बनेगी, जब वो लाइट के कंडीशन में प्रेजेंट होगा, मतलब जब वो सन के पास प्रेजेंट होगा, लाइट के कंडीशन में प्रेजेंट होगा, तभी वहां से क्या निकलेगी, वो गैस निकलेगी। समझ में आ रही बात। और जैन इंजन हाउस ही वो पहले बंदे थे जिन्होंने क्या बताया था कि भैया ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, प्लांट कौन सा गैस रिलीज करता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। इन्होंने किसने बताया था, ये जैन इंजन हाउस ने। क्लियर है, समझ में आ गया, रिएक्शन समझ गया, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, दैट इज लास्ट अपना कौन सा, दैट इज टी.डब्ल्यू. एंगलमैन, ठीक है। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन देखो बहुत ही चालाक आदमी था। इसने क्या किया, ध्यान से सुनो, ठीक है, इसने क्या किया, एक बड़ा सा टब लिया पानी का, इसने क्या किया, एक बड़ा सा क्या किया, पानी का टब लिया। देखो साल देख लेने दो, कब किया था इन्होंने, दैट इज 1882 में, ठीक है, 1882 में, ये लिख लो, एंगलमैन, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन, कब किया था इन्होंने, 1882 में। सही है, ठीक है, सही है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। ओके, तो देखो क्या बोला मैंने कि इन्होंने एक बड़ा सा पानी का टंकी ले लिया, ठीक है, इन्होंने बड़ा सा क्या ले लिया, पानी का टंकी ले लिया, और इस टंकी के अंदर इन्होंने एक दूसरा प्लांट उगा दिया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक दूसरा प्लांट उगा दिया, बड़ा सा प्लांट उगा दिया। यहां पे एक बड़ा सा एक्वाटिक प्लांट था, ये तो बड़ा सा क्या उगा दिया, प्लांट उगा दिया, क्लैडोफोरा नाम का प्लांट था, ठीक है, इस प्लांट का नाम क्या है, क्लैडोफोरा। अब देखो यहां पे इन्होंने क्या बोला था, लास्ट जो हमारा जैन इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट था, इंजन हाउस ने क्या बोला था कि भैया सन की लाइट बहुत ज्यादा जरूरी होती है, किसके लिए, आपके फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब जो भी रिएक्शन हो रही है उसके अंदर, उसके लिए कौन सी लाइट जरूरी है, सन की लाइट जरूरी है। तो एंगलमैन ने क्या बोला कि हाँ भाई सन की लाइट जरूरी है, लेकिन सन के लाइट के अंदर टोटल 7 टाइप के लाइट्स होते हैं, आप लोग को पता है ना, विबग्योर हम लोग बोलते हैं ना, विबग्योर मतलब क्या, सन की लाइट के अंदर टोटल कितने कलर्स होते हैं, 7 टाइप के कलर होते हैं, और सबका जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, सबकी जो वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इन्होंने क्या बोला कि देखो सनलाइट तो जरूरी है, ठीक है, सनलाइट तो क्या है, जरूरी, लेकिन सनलाइट के अंदर, ठीक है, सनलाइट के अंदर कौन सा वेवलेंथ ज्यादा जरूरी है। तो वेवलेंथ उन्होंने क्या बताया कि जो रेड वाला कलर होता है और जो ब्लू वाला कलर होता है, ठीक है, जो रेड कलर होता है और जो ब्लू कलर होता है, वो प्लांट हमेशा ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, प्लांट हमेशा कौन सा कलर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, एक रेड वाला रीजन और एक ब्लू वाला रीजन। कैसे इन्होंने डिस्कवर किया, देखो जानो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका था ये। मैंने आप लोगों को बताया कि एक कैन रखा है, बड़ा सा टैंकर रखा है, उसके अंदर क्या डाल दिया इन्होंने, प्लांट उगा दिया जिसका नाम क्या था, दैट इज क्लैडोफोरा। अब यहां से इन्होंने एक प्रिज्म रखा, प्रिज्म सब लोग समझते हैं, सारे बच्चों को पता है प्रिज्म क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या हो जाती है, आपकी जो लाइट है वो कन्वर्ट हो जाती है 7 कलर्स में, ठीक है, आपकी लाइट किस में कन्वर्ट हो जाती है, 7 कलर्स में। तो फॉर एग्जांपल इन्होंने इधर से व्हाइट लाइट सन की छोड़ी, ठीक है, ये सन आई, सन की व्हाइट लाइट आई, और इसमें यहां से कितने कलर्स में कन्वर्ट हो गई, कितने, टोटल 7 कलर में। कौन कौन से कलर होते हैं, विबग्योर ना, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा होता है, फॉर एग्जांपल सबसे पहला क्या होता है, ब्लू, ठीक है, कुछ ऐसा सा ब्लू, फिर सॉरी सबसे पहला वॉयलेट होता है। चलो मेरे पास इतने सारे कलर नहीं है तो आप लोग समझ जाना, ठीक है, सबसे पहला वॉयलेट होगा, फिर उसके बाद कौन सा कलर होगा, उसके बाद नॉर्मली ब्लू कलर होगा, ठीक है, फिर इंडिगो कलर होगा, मेरे पास इंडिगो कलर है नहीं, ठीक है, तो विबग्योर ग्रीन होगा उसके बाद, ठीक है, ग्रीन कलर आया होगा, फिर उसके बाद कौन सा, विबग्योर यानी इंडिगो आया आपका, ठीक है, फिर येलो आया, येलो कलर, ठीक है, ऑरेंज,
ऑरेंज कलर, ठीक, और आपका लास्ट क्या है, रेड कलर। लास्ट कौन सा कलर है, रेड कलर। तो ऐसे क्या होंगे, बहुत सारे अलग अलग कलर्स क्या हो गए यहां से इस प्रिज्म के अंदर से निकले, ठीक है, इस प्रिज्म के अंदर से निकले। मेरे पास सारे कलर नहीं है इसलिए मैं आपको इतने कलर ही बता के दिखा रहा हूं, तो नॉर्मली समझ में आ गया। अब इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने यहां पे एक एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होगा, एरोबिक बैक्टीरिया हमेशा उसी जगह पे जाएगा जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया हमेशा उसी जगह पे जाएगा जहां पे क्या ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसके अंदर बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया को छोड़ दिया। अब इन्होंने क्या देखने मिला, इनको क्या देखने मिला कि जहां पे आपका ब्लू वाला रीजन था और जहां पे आपका रेड वाला रीजन था वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा देखने के लिए मिले। समझ रहे हो कितना चालाक इंसान था, कि जहां पे आपका ब्लू वाला रीजन है और जहां पे आपका जो आपका रेड वाला रीजन है वहां पे आपके यहां पे भी एरोबिक बैक्टीरिया देखने मिले, लेकिन ज्यादा कहां देखने मिला, एक रेड पे और एक ब्लू पे, ठीक है, रेड पे और एक ब्लू पे। तो यहां से इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो ब्लू कलर होता है और जो रेड कलर होता है वहां पे, ठीक है, जो ब्लू कलर होता है, रेड कलर होता है, वहां पे सबसे ज्यादा हम लोग को फोटोसिंथेसिस देखने मिलती है। मतलब सबसे ज्यादा कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है आपका प्लांट, ब्लू और रेड। क्लियर है, ठीक है। ये किसने बताया था, आपके एंगलमैन ने। क्लियर है, समझ में आ गया। तो तीनों एक्सपेरिमेंट आप लोग को आई होप समझ में आ गए होंगे, ठीक है। जोसेफ प्रेस्टली का समझ में आ गया, जैन एंजनहाउस का और टीडब्ल्यू एंगलमैन का। क्लियर है, ठीक है। तो यहां से कंसेप्ट निकलता है, यहां से कंसेप्ट निकलता है, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, ठीक है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, इसका मतलब क्या है कि जो देखो सन से ना बहुत सारे टाइप की रेडिएशन आ रही है, बहुत सारे टाइप की वेव्स आ रही है, लेकिन क्या सारी की सारी जो रेडिएशन है वो आपका प्लांट कैप्चर कर सकता है, नहीं कर सकता। बहुत सारे रेडिएशन जैसे IR रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, बहुत सारे एक्स गामा रेज है, ये सारी चीजें क्या आ रही है, सन से आ रही है। ये सारी की सारी जो रेडिएशन है वो आपका प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं तो 50% से भी कम, ठीक है, 50% से भी कम जो रेडिएशन है वो आपका जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन उस रेडिएशन में से भी, ठीक है, 50% से में से भी वो सिर्फ 1 से लेके 2% ही एब्जॉर्ब करता है। देखो 50% से कम वो लेस एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन वो करता की तरह है, सिर्फ 1 से लेके 1 या 2% जो ये है आपके रेडिएशन वो क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। इस रीजन को, ठीक है, जहां पे आपका एब्जॉर्प्शन हो सकता है, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन। उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। कितना होता है ये, 400 nm से 700 nm, ठीक है। कहां तक, 400 nm से 700 nm की जो रीजन होती है ना, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। मतलब इस रीजन की ही, ठीक है, इस रीजन की ही जो लाइट है उसे क्या कर सकता है, आपका जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब कर सकता है और फोटोसिंथेसिस से कर सकता है। क्लियर है। सो आई होप आप लोग को इतनी सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग को चीजें वो पढ़नी है, वो हम लोग को लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो लाइट रिएक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर एकदम समझ में आ गया होगा, बहुत नई नई सारी चीजें आप लोगों को सीखने के लिए मिली होंगी। क्लियर है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, पहले भी आपको बोला था और अभी बोल रहा हूं, वीडियो को लाइक जरूर से करें, बहुत सारे लाइक दिख जाने चाहिए मेरे को, ठीक है। आपका जो हमारा जो चैनल का ये है सब्सक्रिप्शन बटन, अगर आपने नहीं क्लिक किया तो उसे भी क्लिक कर लो और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी क्या कर लो, ऑल पे सेट कर लो। क्लियर है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।